ठीक है आवाज। गुड मॉर्निंग आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पिछली क्लास में हालाबाद के बारे में बात कर रहे थे। हम लोग देख रहे थे हालाबाद, और हालाबाद के अंतर्गत जो प्रमुख कवि थे उनको देख रहे थे। इसमें दो कवि बच गए थे, एक तो बच्चन जी हैं अर्थात हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन बच गए, और एक बच गए थे रामेश्वर शुक्ल अंचल। रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनको मानसलवाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। ये दो बच गए थे। और ये क्लास संख्या कौन सी होगी? मेरे ख्याल से ये क्लास कल 10वीं थी ना, तो आज 11वीं क्लास हो गई छायावाद की। और आज हालावाद भी समाप्त हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना हम लोग देखेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग हरिवंश राय बच्चन की बात करते हैं। सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन, नंबर 1 लिखिए। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की अगर बात करें तो हरिवंश राय बच्चन का पहले सामान्य परिचय देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब हुआ और कहाँ? तो इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो प्रयागराज में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म प्रयागराज में हुआ। निधन 2003 में हुआ। निधन इनका कब हुआ? 2003 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। ठीक है। इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था प्रताप नारायण। पिताजी का नाम प्रताप नारायण। माता जी कौन थी? इनकी माता का नाम था सरस्वती देवी। सरस्वती देवी। किसी किसी पुस्तक में मिलता है सरस्वती देवी भी लिखा हुआ मिलता है। प्राचीन नाम था तो हो सकता है कि ये सुरसती देवी भी, सरस्वती देवी भी किसी किसी पुस्तक में इनका नाम, माता का नाम मिल जाता है। तो परेशान नहीं होना है, माता का नाम सरस्वती देवी था। इनकी 2 विवाह हुई थी। प्रथम पत्नी कौन थी? इनकी प्रथम पत्नी का नाम था श्यामा देवी। प्रथम पत्नी का नाम श्यामा देवी। और दूसरी पत्नी कौन थी? इनकी दूसरी पत्नी का नाम था देवी बच्चन। दूसरी पत्नी का नाम देवी बच्चन। देवी बच्चन के ही संतान हुए अमिताभ बच्चन। ठीक है। इन्हीं के संतान कौन हुए थे? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जो हैं इन्हीं के संतान हैं। किसके? देवी बच्चन के। श्यामा देवी के, इनकी माता का नाम श्यामा देवी नहीं है। इनकी जन्मदात्री जो माता है वो देवी बच्चन है, और देवी बच्चन की माता इनकी पत्नी थी। तो हरिवंश राय बच्चन की दूसरी पत्नी थी देवी बच्चन, और इन्हीं के पुत्र हुए अमिताभ बच्चन। ठीक है। और अमिताभ बच्चन की माता का नाम पूछे तो क्या हो गया? देवी बच्चन। तो ये इनका हो गया परिचय, एक सामान्य परिचय। अब इनके उपनाम महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनको हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। ठीक है। इनको छई रोमांस कवि भी कहा जाता है। हालावाद के भी ये जनक हैं। तो इनके उपनाम महत्वपूर्ण है, उनको लिखिए। उपनाम, उपनाम की अगर बात करें, उपनाम तो इनका हिंदी पहला उपनाम है हिंदी का वायरन। हिंदी का वायरन भी इनको कहा जाता है। ये हालावाद के जनक भी हैं। हालावाद के जनक भी इनको कहा जाता है। ठीक है। इनको प्रबंध शिरोमणि भी कहा जाता है। प्रबंध शिरोमणि भी इनको कहा जाता है। प्रबंध शिरोमणि भी इनको कहा जाता है। नंबर 3 में लिखिए छई रोमांस। नंबर 3। नंबर 4 छई रोमांस का कवि भी इनको कहा जाता है। छई रोमांस का कवि भी इनको कहा जाता है। ये सभी इनके क्या हो गए? उपनाम। इनको आत्मानुभूति का कवि भी कहा जाता है। आत्मानुभूति का कवि भी इनको कहा जाता है।
इनको आत्मानुभूति आत्मानुभूति का कवि भी कहा जाता है, आत्मानुभूति का कवि भी इनको कहा जाता है। तो ये इनके हो गए लगभग 5 उपनाम। ठीक है, इनको कई कई पुस्तकों में देखिएगा तो कुछ पुस्तकों में तो ये लिखा है कि कवियों का कवि, तो ये उपनाम सही नहीं है और सर्वमान्य भी नहीं है। इसको मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि सर्वमान्य है, कि कुछ कुछ पुस्तक में दिया गया है कि कवियों का कवि भी कहा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनका जो उपनाम है वो मूल उपनाम यही है, हिंदी का वायरन, छायावाद के जनक हैं, प्रबंध शिरोमणि हैं, छई रोमांच के कवि भी हैं। ठीक है, आत्मानुभूति के भी कवि हैं और प्रबंध शिरोमणि में। ये इनके हो गए 5 उपनाम। अब हम इनकी रचनाओं को देखेंगे। तो रचनाओं का भी इनका 2 है, एक तो इन्होंने कुछ रचनाओं का अनुवाद भी किया है और कुछ इनकी मौलिक रचना भी है। तो इनकी पहले मौलिक रचना को देख लीजिए, अर्थात जिनकी रचना इन्होंने स्वयं की, मौलिक रचनाएं, मौलिक रचनाएं। अब मौलिक रचनाओं का क्रम पूछा जा सकता है, इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं तो मौलिक रचनाओं का क्रम जरूर याद रखेंगे। इनको लिख लीजिए, जो महत्वपूर्ण है लिखा देते हैं। नंबर 1, तेरा हार। तेरा हार कब की है? तेरा हार 1932 की है ना, तेरा हार 1932 ईस्वी। नंबर 2 मधुशाला है 1935 ईस्वी, मधुशाला 1935 ईस्वी। नंबर 3 मधु कलश 1936 ईस्वी, मधु कलश 1936 ईस्वी। नंबर 4 मधुबाला, नहीं मधु कलश, 1 सेकंड, मधु कलश तो 37 की है। तेरा हार 1932, मधुशाला 1935 और मधुबाला है पहले। मधुबाला 1936 की है, 1936। नंबर 4 तब है मधु कलश 1937 में। 1937 में क्या है? मधु कलश, मधु कलश ये है 1937 ईस्वी। नेक्स्ट नंबर 5 निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण कब की है? निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी की है। नंबर 6 एकांत संगीत, एकांत संगीत। एकांत संगीत कब की है? एकांत संगीत 1939 की है। नंबर 7 आकुल अंतर 1943 की है। आकुल अंतर 1943। नंबर 8 सतरंगिनी, सतरंगिनी। सतरंगिनी कब की है? 1945 की है। सतरंगिनी 1945, ठीक है, सतरंगिनी 1945, 8 हो गया। नंबर 9 हलाहल 1946। हलाहल एक विष का नाम है जो भगवान नीलकंठ के गले में है। हलाहल 1946। नंबर 10 हलाहल के बाद खादी के फूल, खादी के फूल। खादी के फूल कब की है? 1948 की है। खादी के फूल बच्चे इनके पंत जी के साथ मिलकर लिखी गई थी ना, खादी के फूल। नंबर 11 मिलन यामिनी, जो महत्वपूर्ण है वो लिखिए, मिलन यामिनी। मिलन यामिनी कब की है? मिलन यामिनी 1950 की है, मिलन यामिनी। नंबर 12 मिलन यामिनी के बाद लिखिए प्रणय पत्रिका, प्रणय पत्रिका 1955 की है। नंबर 13 में लिखिए त्रिभंगिमा, त्रिभंगिमा, त्रिभंगिमा
1961 ईस्वी की है। नंबर 14 नंबर 14 में लिखिए 4 खंभे 64 खूंटे, 4 खंभे और 64 खूंटे, 4 खंभे 64 खूंटे कब की है ये? 1962 ईस्वी की है। कितना हुआ? 2 चट्टानें 1965 की है। नंबर 15 में लिखिए 2 चट्टानें, 2 चट्टानें कब की है? 1965 ईस्वी की है। 15 लिखिए, फिर आगे लिखाते हैं। तेराहार 1932, मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर 1943, शतरंगिनी 1945, हलाहल 1946, खादी के फूल 1948, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1955, त्रिभंगिमा 1961, 4 खंबे 64 खूंटे 1962 और 2 चट्टानें 1965। कितना हो गया? टोटल रचना हो गया 15। नंबर 16 में लिखिए बहुत दिन बीते 1967, बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते कब की है? 1967। नंबर 17 में लिखिए जाल समेटा 1973। जो मोस्ट है वही लिखिए। ऐसे इनकी टोटल रचनाएं अगर देखें तो 26 है, वो सब याद रखना भी मुश्किल नहीं है। जाल समेटा जो पूछी जा सकती है उसको लिखिए। जाल समेटा कब की है? जाल समेटा 1973 ईस्वी की है। नंबर 18 बंगाल का अकाल महत्वपूर्ण है। बंगाल का अकाल, बंगाल का अकाल कब की है? बंगाल का अकाल 1946 की है। ये छूट गया था ना बंगाल का अकाल। और कुछ महत्वपूर्ण और है 19, एक था सोअहम हंस, सोहम, ये आधा ओ है, सोअहम हंस। सोअहम हंस कब की है? ये 1981 की है। और एक नंबर और लिख लीजिए 20वां में, 20वां में लिख लीजिए धरती और अंगारे 54 की है। आरती और अंगारे था ना, आरती और अंगारे, आरती और अंगारे, आरती और अंगारे कब की है? 1954 ईस्वी की। ये 20 कम से कम आप लोग याद रखेंगे और डेट के साथ आप लोग को हम लिखा दिए हैं। तो ये इनकी हो गई काव्य, मौलिक काव्य रचनाएं। ठीक है, इनकी अनुदित रचनाएं भी लिखिए। पहले में क्या था? मौलिक रचनाएं थी। अब लिखिए इनकी अनुदित रचनाएं। अनुदित रचनाओं में ज्यादा नहीं, एक याद रखिएगा, खयाम की मधुशाला। अनुदित रचनाएं, अगर अनुदित रचनाएं को देखें तो इसमें एक आप लोग बस याद रखिएगा, खयाम की मधुशाला उमर खयाम की रचनाओं का अनुवाद है ये। खयाम की मधुशाला, इसीलिए ना बोले कि हालावाद जो है वो फारसी साहित्य से प्रभावित है। पिछली क्लास में बताया ना, खयाम की मधुशाला, इसका अनुवाद इन्होंने कब किया था? ये किया था 1935 ईस्वी में, इसका अनुवाद किया था। तो ये इनकी हो गई अनुदित रचनाएं। इनके कुछ आत्मकथा हैं, उनको देख लेते हैं, फिर इनके बारे में विशेष तथ्य देखेंगे। नंबर 3 में लिखिए आत्मकथा। अगले पेज में चलिए। आत्मकथा, इनकी आत्मकथा महत्वपूर्ण है। आत्मकथा कौन कौन सी हैं देख लीजिए। नंबर 1 है क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं कब की है ये? ये 1969 ईस्वी की है, 1969 ईस्वी। नंबर 2 था नीड़ का निर्माण फिर,
नीड़ बोलते हैं घोंसले को। नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर कब की है? ये 1970 ईस्वी की है। नंबर 3, बसेरे से दूर, बसेरे से दूर कब की है? ये बसेरे से दूर 1978 ईस्वी की है। नंबर 4, दसम द्वार से सोपान तक, दसम द्वार से सोपान तक, दसम द्वार से सोपान तक कब की है? 1985 की है। देखिए ये इनकी 4 क्या है? आत्मकथा है, और इन चारों को फिर एक पुस्तक में संकलित कर दिया गया जिसका नाम क्या था? क्या नीड़ बसा 10 दिन, या इसको एक सॉरी बोलते हैं, इसको याद कर सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं 1967, तो इसका एक शब्द यहां से ले सकते हैं क्या, ठीक है, यहाँ है नीड़, तो क्या नीड़, बसेरे से तो बसा 10 दिन, आप लोग याद रख सकते हैं इसका निर्माण। इसका ट्रिक अगर देखा जाए, इसका ट्रिक कैसे बन सकता है? पहला है क्या, तो याद रखने के लिए कर सकते हैं, महत्वपूर्ण रचना इसलिए याद रखना है, तो क्या। दूसरा रचना है नीड़, तो क्या हुआ? नीड़, क्या नीड़ बसेरे से दूर, तो बसा लिख लीजिए, क्या नीड़ बसा 10 दिन लिख लीजिए, क्या नीड़ बसा 10 दिन, ऐसे भी याद रख सकता है। और इनकी आत्मकथा ये 4 है, तो महत्वपूर्ण है, पूछी भी जा सकती है और पूछी जाती भी हैं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, और दसम द्वार से सोपान तक 1985। ये इनकी 4 आत्मकथा है। अच्छा, इनकी प्रथम कविता कौन सी है? अगर हम इनकी बात करें कि इनकी प्रथम कविता, बच्चन जी का प्रथम कविता कौन सी है? पर इनकी प्रथम कविता थी पुष्प। इनकी प्रथम कविता कौन सी थी? पुष्प। कब की थी ये 1923 ईस्वी की है। 1923 इनकी प्रथम कविता है, 1923 ईस्वी। इतना जरूर याद रखेंगे। तो हरिवंश राय बच्चन को हम लोग देख रहे थे और यहाँ तक इनको देख चुके हैं, ठीक है। आज की जो क्लास है एक बार रिपीट कर लीजिए। आज की क्लास ये 11वीं क्लास है, और आज सबसे पहले क्योंकि हालावाद को हम लोग देख रहे थे, बच्चन जी हैं और रामेश्वर शुक्ल अंचल, तो रामेश्वर शुक्ल अंचल को इनके बाद देखेंगे। बच्चन जी को देख रहे थे, इनका परिचय हो गया। परिचय के बाद इनका उपनाम, हिंदी का वायरन, छालावाद के जनक, प्रबंध शिरोमणि, छई रोमांस के कवि और आत्मानुभूति के कवि भी इनको कहा जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो इनकी मौलिक रचनाओं को देख लीजिए, जो महत्वपूर्ण था लगभग 20 आप लोग को दिखा दिए। इनकी अनुदित रचना एक है 1935 की, खयाम की मधुशाला 1935। उनके बाद इनकी 4 आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर और दसम द्वार से सोपान तक। याद रखने के लिए क्या नीड़ बसा 10 दिन, क्या नीड़ बसेरे से 10 दिन, तो इसको इस रूप में आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद भी कर सकते हैं। इनकी प्रथम कविता कौन सी थी? पुष्प थी। अब इनकी कुछ रचनाएं जो हैं उनके बारे में देख लीजिए। इनकी कुछ रचनाओं का विशेष तथ्य समझ लीजिए जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जैसे कि एक निशा निमंत्रण था, बंगाल का अकाल है, शतरंगिनी है, ठीक है, खादी के फूल हैं, आरती और अंगारे थे। इनकी जो महत्वपूर्ण कविता था, त्रिभंगिमा था, मिलन यामिनी है। इन सब के बारे में कुछ कुछ बातें याद रखेंगे, लिख सकते हैं। रचनाओं के संबंध में विशेष तथ्य, सभी का नहीं, जो महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में याद रखेंगे। पहली रचना देख लीजिए, इनका निशा निमंत्रण कब की थी? 1938 ईस्वी की थी ना, निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण के बारे में ज़्यादा नहीं, 2 लाइन लिखिए। देखिए निशा निमंत्रण में क्या है, तो निशा निमंत्रण में इनकी जो पहली पत्नी थी श्यामा देवी, उनके निधन पर जो इनके मन में पीड़ा उत्पन्न हुई थी, उसी के आधार पर ये लिखी गई थी, उसी पर आधारित है। तो लिख सकते हैं इसके बारे में 2-4 लाइन कम से कम। प्रथम पत्नी के
देहांत के बाद, प्रथम पत्नी के देहांत के बाद, प्रथम पत्नी कौन थी? श्यामा देवी। प्रथम पत्नी के देहांत के बाद उत्पन्न पीड़ा, उत्पन्न पीड़ा का चित्रण है इसमें, उत्पन्न पीड़ा का चित्रण है इसमें। चलिए, दूसरी रचना कौन सी थी? दूसरी रचना थी एकांत संगीत। ये भी महत्वपूर्ण रचना है, एकांत संगीत। एकांत संगीत इनकी कब की है? एकांत संगीत कब की थी? 1939 की थी। 1900, और ये कब की थी? 1938 की थी। ठीक है, इसमें क्या है? बस वही है, एकांती जीवन में जब पत्नी की मृत्यु हो गई तो इनका जीवन कैसा हो गया था? एकांत हो गया था। तो एकांकी जीवन की अभिव्यक्ति की गई है इसमें, और कुछ नहीं है इसमें। एकांकी जीवन की अभिव्यक्ति। ज्यादा लिखेंगे तो याद भी तो करना है, तो मूल मूल बातें लिखिए, क्योंकि विशेष तथ्य है। तो जो मूल बातें हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में ही जानना है। तो इसमें क्या है? तो एकांकी जीवन की अभिव्यक्ति की गई है किसमें? एकांत संगीत में। महत्वपूर्ण रचना इनकी तीसरी है बंगाल का अकाल। उसको देखिए, बंगाल का अकाल। इसमें क्या है? अगर बंगाल के अकाल की बात करें, इसमें क्या है? तो सबसे प्रमुख बात तो ये एक प्रगतिवादी रचना है। कैसी रचना है? प्रगतिवादी प्रगतिवादी रचना है ये। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, बंगाल के अकाल का इसमें चित्रण है। अगले पेज पर लिखते हैं, इतना लिखिए बंगाल के अकाल का इसमें चित्रण है। नाम ही है ना, बंगाल का अकाल। तो बंगाल के अकाल का चित्रण। अरे जी, बंगाल का अकाल कब है? बंगाल का अकाल अभी नहीं लिखा है, 1946 में है। मतलब यहाँ लिखना जरूरी है, 1946 की है ये लिखा तो दिए थे बंगाल का अकाल, नहीं लिखाए थे क्या जी? है ना, 1946। चलिए, तो बंगाल का अकाल के बारे में देख रहे थे। इसमें बंगाल के अकाल का चित्रण है। शोषितों के प्रति सहानुभूति का भाव भी है इसमें। शोषितों के प्रति सहानुभूति का भाव भी है इसमें। नेक्स्ट, कितनी रचना हो गई इनकी? 3। नंबर 4 में लिखिए, खादी के फूल। खादी के फूल जब आपको सुमित्रानंदन पंत पढ़ा रहे थे, वहां पढ़ाए थे ना कि ये पंत के साथ मिलकर लिखी गई रचना थी, जो किस पर आधारित थी? गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई थी इस रचना में। तो कितनी रचना हो गई? 3। नंबर 4 में लिखिए आरती और अंगारे। जो महत्वपूर्ण है बस उसको लिखिए, आरती और अंगारे। इसमें क्या है? आरती और अंगारे में, और कब की है? आरती और अंगारे 1954 की होगी। आरती और अंगारे 1954। इसमें क्या है? तो इसमें हिंदी के जो प्रसिद्ध कवि हुए हैं उनकी प्रशंसा की गई है। एक लाइन में बस ये याद रखिए, हिंदी के प्रसिद्ध कवियों की प्रशंसा। बस, इस रचना में हिंदी के प्रसिद्ध कवियों की क्या की गई है? प्रशंसा की गई है। नेक्स्ट, 5वीं रचना पर आइए इनकी, जो महत्वपूर्ण है। 5वीं रचना लिख लीजिए, त्रिभंगिमा। इसमें क्या है? त्रिभंगिमा, इसमें देखिए बाल दिवस एवं सैनिक प्रयाण से संबंधित कविताएं इसमें लिख सकते हैं। बाल दिवस व सैनिक प्रयाण
सैनिक प्रयाण, प्रयाण का मतलब प्रस्थान होता है, प्रयाण शब्द का मतलब क्या होता है, प्रस्थान, लिख देते हैं, लीजिए। बाल दिवस व सैनिक प्रयाण से संबंधित कविताएं हैं इसमें। क्या है इसमें, बाल दिवस और सैनिक प्रयाण से संबंधित कविताएं हैं, ठीक है। इसमें जो पंचशील का सिद्धांत था, पंचशील का सिद्धांत जाके देख लीजिएगा, मिल जाएगा ये पॉलिटी में। तो पंचशील का सिद्धांत जो था चीन के बीच, हमारे और चीन के बीच, उसी सिद्धांतों की भी चर्चा इसमें त्रिभंगिमा में की गई है। तो कितनी रचना हो गई, 5। नंबर 6 पर लिखिए, मिलन यामिनी। नंबर 6 मिलन यामिनी, कुछ नहीं है इसमें, नाम से लग रहा है मिलन यामिनी। मिलन यामिनी और एक इनकी रचना और भी थी, प्रणय पत्रिका, इसी को इसमें सटाइए और लिखिए प्रणय पत्रिका, दोनों को एक ही साथ लिखिए। ये दोनों में क्या है, मिलन यामिनी और प्रणय पत्रिका में क्या है, तो इन दोनों रचनाओं में कुछ नहीं है, भोगवाद पर रचनाएं की गई है इसमें। भोगवाद, भोगवाद की, भोगवाद की रचनाओं पर आधारित है ये, भोगवाद की रचनाओं पर क्या है, आधारित है, ठीक है। नंबर 6 हो गया। और मधु, ये तीनों को एक साथ समाप्त कीजिए, इनको बहुत देर हो गए। नंबर 7, एक में लिखिए मधुशाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला व मधु कलश, तीनों को एक साथ। मधु कलश क्या है इनमें तीनों में, मधुशाला, मधुबाला व मधु कलश में क्या है, तो लिख लीजिए प्रेम मस्ती की कविताओं का संकलन है। और क्या रहेगा, लिखिए प्रेम मस्ती और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का भाव है, और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का चित्रण, एक बात ये। दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन भी ये पुस्तक करता है। हिंदू, अच्छी रचना है, पढ़ेंगे तो समझ में आएगी कि ये क्या बोल रहे हैं, नाम से मत जाइए। हिंदू मुस्लिम एकता का समन्वय, हिंदू मुस्लिम एकता का समन्वय भी ये रचना करती है। कौन सा, मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश, 35, 36, 37। इस रचना में भोगवाद पे आस्था रखी गई है। इस रचना में क्या बतलाया गया, भोगवाद में आस्था का चित्रण है इसमें। किसका चित्रण है, भोगवाद में आस्था का चित्रण है। और लिखिए इसमें क्या है, इसमें हालावाद की ये प्रतिनिधि रचना है, हालावाद की प्रतिनिधि रचना मानी जाती है। हालावाद की प्रतिनिधि, 3 है ना, तो रचनाएं हो जाएगी। हालावाद की प्रतिनिधि रचनाएं हैं ये तीनों। काफी हो गई, कुछ और लिखेंगे। इसकी शैली गय और मुक्तक है, लिख लीजिए शैली क्या है इसकी, इन तीनों की, तो ये गय शैली है, गाई जा सकती है, ठीक है। गय व मुक्तक शैली है, गय व मुक्तक हो गया। तो इसी के साथ बच्चन जी भी, हरिवंश राय बच्चन भी हो गए समाप्त। एक कवि और बचे हैं जिनका नाम है रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनको भी देख लीजिए। काफ़ी हो गया इनके बारे में, है ना। हरिवंश राय बच्चन के बारे में आज इस क्लास में काफ़ी बातें हो गई है। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल को भी देख लीजिए इसी क्लास में, तो हालावाद भी समाप्त ही हो जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ हालावाद भी क्या होगा, हालावाद भी समाप्त हो जाएगा। नंबर 2, रामेश्वर शुक्ल अंचल, मांसल्यवाद के प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनको देख लीजिए।
रामेश्वर शुक्ल अंचल का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1915 ईस्वी में। 1915 में कहाँ? फतेहपुर, फतेहपुर उत्तर प्रदेश में है ना, फतेहपुर उत्तर प्रदेश में। निधन कब हुआ था? 1996 में हुआ था। रामेश्वर शुक्लांचल का निधन 1996 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। ठीक है। रचनाएं देखिए, अगर इनकी रचनाओं की बात करें कि रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो महत्वपूर्ण है मधुलिका। जो रचनाएं मोस्ट हैं उनको लिखते जाइए। मधुलिका कब की है? 1938 की है। मधुलिका 1938। नंबर 2 अपराजिता। अपराजिता, अपराजिता कब की है? 1939 की है। नंबर 3 किरण बेला 1941 की है। किरण बेला 1941 की है। नंबर 4 करील 1941 की है। करील 1941 की है। नंबर 5 लाल चूनर, लाल चूनर 1944 की है। नंबर 6 ये बरसांत के बादल, अर्थात बरसांत, वर्षा के अंत, बरसांत के बादल। बरसांत के बादल कब की है? बरसांत के बादल 1954 की रचना है, 10 वर्ष बाद। एक है विराम चिन्ह, नंबर 7। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह नहीं होता, चिन्ह होता है। विराम चिन्ह 1957। और एक रचना और लिख लीजिए इनके अंतिम, शीलजयी। शीलजयी कब की है? 1976 की है, 1976 की। ये हो गई इनकी रचनाएं, इनकी काव्य रचनाएं हो गई शीलजयी। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल की ये कितनी रचना हो गई? 8 रचनाएं हो गई। इनके बारे में कुछ बातें जान लीजिए विशेष तथ्य के रूप में, तो ये हालावाद समाप्त हो जाएगा। कुछ बातें इनके बारे में जान लीजिए। पहली बात तो ये इनके बारे में जानना है, इनकी रचनाएं 8 ही थी, वो हो गई है। कुछ बातें जिसको विशेष तथ्य या महत्वपूर्ण तथ्य बोल सकते हैं। पहली बात तो ये कि ये मूलतः प्रेम और रोमांस के कवि हैं। ये मूलतः, ये मतलब रामेश्वर शुक्लांचल प्रेम और रोमांस के कवि हैं, प्रेम और रोमांस के कवि हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, इन्हें हिंदी में मानसलवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। ये हिंदी में मानसलवाद के प्रवर्तक हैं। कौन? रामेश्वर शुक्लांचल कौन है? हिंदी में मानसलवाद के प्रवर्तक हैं। ये 2 बातें इनके बारे में आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है, एक तो हिंदी में ये मानसलवाद के प्रवर्तक हैं और ये प्रेम और रोमांस के कवि हैं। तो इसी के साथ जो है रामेश्वर शुक्ल अंचल भी समाप्त हुए, अर्थात हालावाद समाप्त हो गया है। हालावाद के बाद हम लोग बात करेंगे अब, जो पिछली क्लास में देख लिए थे कि छायावाद के समांतर चलने वाली काव्य धारा। तो छायावाद के समांतर चलने वाली काव्य धाराएं 3 थी। एक थी व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा, जिसे हालावाद कहा जाता है। तो हालावाद पिछली क्लास और आज की क्लास में समाप्त हो चुकी है। उसके बाद थी दूसरी, जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना प्रधान काव्य धारा थी, और तीसरी थी जो समष्टि या सामाजिक चेतना प्रधान काव्य धारा थी। तो देखिए, समष्टि या सामाजिक चेतना प्रधान काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं जानकी वल्लभ शास्त्री। तो जानकी वल्लभ शास्त्री को पिछली क्लास में छायावाद में ही पढ़ा दिए थे, तो वहाँ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक तो बच गया है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना प्रधान काव्य धारा, जिसमें सोहन लाल द्विवेदी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। ये सब प्रमुख कवि हैं। तो इस क्लास को हम लोग अगले क्लास से देखेंगे और राष्ट्रीय सामाजिक
चेतना प्रधान, ये सॉरी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना प्रधान काव्यधारा के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो 2 क्लास में हालावाद भी समाप्त हो चुका है और 2 क्लास में वो भी समाप्त हो जाएंगे। फिर हम लोग चलेंगे प्रगतिवाद की ओर, क्योंकि छायावाद समाप्त हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।